देखो okay, see, so this topic is friction. Okay, this topic is friction. Now, in the last chapter, we have seen a force called force of normal reaction. Force of normal reaction. Now, normal reaction comes under the category of forces called contact forces. Okay, normal reaction जो है ना एक type का contact force है. Why? Because it is arising by the contact of two surfaces. It is arising because of the contact of two surfaces. And the direction of normal reaction is always normal to the surface. The direction of normal reaction is always normal to the surface. इसलिए उसको normal reaction बोलते हैं. तो surface का जो भी direction रहता है उससे perpendicular direction में आता क्या? Normal reaction. Right? Whether the surface is horizontal or inclined, it doesn't matter. हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स क्या आता? नॉर्मल टू द सरफेस आता. इसलिए जब हॉरिजॉन्टल रहता सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg, क्योंकि mg वर्टिकली डाउनवर्ड रहता, नॉर्मल वर्टिकली अपवर्ड रहता और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते. बट इंक्लाइंड प्लेन जब रहता, जब नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं आता, क्या आता? mg cos थीटा आता. रीजन क्या है? mg का एक ही कंपोनेंट नॉर्मल टू द सरफेस है, दूसरा कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस है. ओके, mg वर्टिकली डाउनवर्ड रहता, राइट? किसमें? इंक्लाइंड प्लेन पे mg कहाँ रहता? अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे तो mg किधर रहता? वर्टिकली डाउन. mg इज ऑलवेज वर्टिकली डाउन, देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg. नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg. इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन सारे mg को कैंसिल कर देता. ओके, क्लियर? बट अगर सरफेस इंक्लाइंड है, अगर सरफेस inclined है, for example here, and there is a block on this surface, there is a block on this surface, यहाँ पे एक ब्लॉक है ऐसे सरफेस पे. यहाँ पे देखो mg is vertically downwards, mg is vertically downwards like this. ये है आपका mg, बट mg को नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल नहीं कर सकता. कर सकता? पूरा नहीं कर सकता. क्यों? नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन इधर है, इट इज नॉर्मल टू द सरफेस. तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, राइट? सो नॉर्मल रिएक्शन विल कैंसिल वन कंपोनेंट ऑफ mg. mg के दो कंपोनेंट्स है, ये क्या है? अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता. किसके? और ये दोनों के बीच में भी एंगल क्या होता? थीटा होता. रीजन क्या है? बिकॉज हाँ, क्योंकि ये इससे परपेंडिकुलर है और ये वाला इससे परपेंडिकुलर है. अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा है. और थोड़ा इमेजिन करो, अगर ये थीटा कम हो गया तो ये भी कम हो जाता, अगर ये थीटा बढ़ गया तो ये थीटा भी बढ़ जाता. क्लियर? तो ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या होता? mg cos थीटा. थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा mg cos थीटा होता. दूसरा कंपोनेंट क्या है? किधर रहता वो? इधर, राइट? अदर कंपोनेंट इज इधर. तो एक mg cos थीटा है तो दूसरा क्या होता? mg sin थीटा होता. क्या होता? mg sin थीटा. क्लियर? ये दोनों को क्या है? mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर. दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. क्यों? अगर mg cos थीटा को इधर ले लिए तो ऐसा आ जाता, mg sin थीटा को इधर ले लिए तो ऐसा आ जाता, और ये एक रेक्टेंगल बनाता. हमेशा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बीच में एंगल क्या रहता? 90 डिग्रीज. और ये अगर थीटा रहा तो ये क्या रहता? 90 माइनस थीटा. समझ गए? तो थीटा जो भी रहता वो mg cos थीटा रहता. 90 माइनस थीटा भी रहा तो mg cos 90 माइनस थीटा होता, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता. समझ गए? अच्छा, ये दोनों कंपोनेंट्स में नॉर्मल रिएक्शन जो है ना सिर्फ mg cos थीटा को कैंसिल कर सकता है. mg sin थीटा के डायरेक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं नॉर्मल रिएक्शन का. देयरफॉर n इज इक्वल टू, हियर व्हाट इज n इक्वल टू?
n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है, n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा इज अनबैलेंस्ड। समझ में आई बात? एम जी साइन थीटा इज अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस मतलब क्या? उसको कैंसिल करने के लिए कुछ है नहीं आपके पास, ठीक है। इसीलिए जो है ना वो नेट फोर्स किधर लगता, एम जी साइन थीटा डाउन द प्लेन लगता, और अगर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करे F इज इक्वल टू एम ए, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए आता, एम एम कैंसिल हो जाता और A इज इक्वल टू जी साइन थीटा डाउन द प्लेन आता। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, यहाँ पे एम जी कॉस थीटा है नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे है n इक्वल्स टू एम जी है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। and in both cases normal reaction is perpendicular to the surface or normal to the surface। देखो इधर भी normal to the surface है, इधर भी normal to the surface है। समझ में आई बात? और एक और फोर्स रहता कांटेक्ट फोर्स, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। कांटेक्ट फोर्स एक और है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। टेबल हिल रहा, बेंच थोड़ा पीछे होती। ठीक है, एक बेंच छोड़ो। नहीं, खाली एक प्लेस छोड़ो। कितना भी छोटी करो, पूरी छोटी करने के बाद भी नीचे रहती है। थोड़ा उठो। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस दो टाइप के रहते, ठीक है। क्या क्या है कॉन्टैक्ट फोर्सेस? कॉन्टैक्ट फोर्सेस के दो टाइप्स है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टैक्ट सरफेस? द फोर्सेस दैट अराइव ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ टू सरफेसेस, ठीक है। तो पहला कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलरेडी देख लिया हमने, क्या है पहला कॉन्टैक्ट फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? फ्रिक्शन है, ठीक है। ठीक है, अब डिफरेंसेस क्या है नॉर्मल रिएक्शन में फ्रिक्शन में? डिफरेंसेस क्या है? पहली बात ये है कि दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस, दिस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। दिस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ये वाला दिस इज अलोंग द सरफेस, दिस इज second thing is this is present in both smooth and rough surfaces। स्मूथ का एक और नाम क्या है? फ्रिक्शनलेस। स्मूथ का एक और नाम क्या है? फ्रिक्शनलेस। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या था? प्रेजेंट ओनली इन और अराइजेस, में अराइज, में अराइज। में अराइज क्यों बोल रहा हूँ? जरूरी नहीं है कि रहना। में अराइज ओनली इन, ओनली ऑन रफ, on a rough surface, on a ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मे अराइज। जरूरी नहीं है कि रफ है तो फ्रिक्शन रहना जरूरी है, ठीक है।
रफ है तो फ्रिक्शन रहना जरूरी नहीं, ठीक है, क्लियर। Okay. Any other difference? There are some other things that you will understand later, but these are the two main differences. Now, let us see how friction works. Let us see how friction works. I'm taking this. I'm putting it here. Now, the first thing is friction is a self-adjusting force. क्या है? फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। अच्छा, सपोज इसका मास m है, ये ब्लॉक है, इसका मास क्या है? m है, ठीक है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस। देयर इज समथिंग कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. लेट मी डिफाइन व्हाट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज. लिमिटिंग फ्रिक्शन between the two surfaces is defined as the maximum frictional force that can be generated. ठीक है, नाम में ही है लिमिटिंग फ्रिक्शन, नाम में ही है लिमिट, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या है? इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट कैन अराइज बिटवीन टू गिवन सरफेसेस, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, ये दोनों के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इन दोनों के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन है 20 न्यूटन, समझ में आया? ये दोनों सरफेसेस के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 20 न्यूटन है, ओके। नाउ हाउ डज फ्रिक्शन वर्क? देखो अभी suppose there is no force acting on this block, no horizontal, if zero बोलेंगे, if horizontal force acting on this block is zero. What do you mean by that? If the external horizontal force acting on this block is zero, if the external horizontal force acting on this block is zero, इसका मतलब just block is kept on the horizontal surface and you are not applying any horizontal force on it, ठीक है। Then the frictional force that arises is zero. The frictional force, अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स का सिंबल जनरली स्मॉल एफ से लेते, क्या लेते? स्मॉल एफ। कोई भी फोर्स का कैपिटल एफ लेते, फ्रिक्शनल फोर्स का क्या लेते? स्मॉल एफ। फ्रिक्शनल फोर्स एफ अराइजिंग ऑन द ब्लॉक is zero. Therefore, net horizontal force is also zero. And the block remains at rest. And the block remains at rest. समझ में आई बात? अच्छा, एफ लिमिटिंग कितना है यहाँ पे? बोलो भाई, एफ लिमिटिंग कितना है? नहीं, एफ लिमिटिंग कितना है? बोला था ना मैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ सकता है दोनों के बीच में? 20 न्यूटन है। एफ लिमिटिंग क्या है? 20 है।
नहीं नहीं, यहाँ पे इस केस में एफ लिमिटिंग क्या है 20। बाद में देखेंगे एफ लिमिटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले जो है ना मैं आपको दे दे रहा हूँ एफ लिमिटिंग क्या है, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन ये दोनों के बीच में क्या आ सकता है 20। समझ में आई बात? अच्छा नेक्स्ट केस देखो, सपोज मैंने इस पे 5 न्यूटन लगाया, फोर्स कितना लगाया 5 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स कितना है 5 न्यूटन है, इस पे कितना है 5 न्यूटन। Now because 5 Newton is within the limits, 5 Newton is within the limits, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है ना 5 न्यूटन, तो ब्लॉक जो है ना या ब्लॉक और सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस अपने बीच में 5 न्यूटन जनरेट कर सकते, क्या कर सकते हैं जनरेट कर सकते। तो फ्रिक्शन कितना आता है, फ्रिक्शन ऐसे ऐसे लिखते हैं, फ्रिक्शन कितना आता है यहाँ पे F इक्वल्स टू 5 न्यूटन। समझ में आया? तो जितना आपने फोर्स लगाया उतना जनरेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बेंच है, बेंच को हिलाना है तो 20 न्यूटन लगता फोर्स, ठीक है। अगर 20 से कम लगाया मैं बेंच पे तो मूव होता। अच्छा मैं 5 न्यूटन तो लगा रहा हूँ ना बेंच पे, इट इज एट रेस्ट ना, तो उस पर नेट फोर्स 0 है, इसीलिए तो वो मूव नहीं हो रहा। इसका मतलब फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली 5 न्यूटन आ गया किसके बीच में, बेंच और फ्लोर के बीच में। समझ में आया? अगर मैं 10 न्यूटन लगाया फिर भी बेंच मूव नहीं होती, क्यों, लिमिट के अंदर है 10। तो फ्रिक्शन कितना जनरेट होता 10 लगाने पे 10 ही होता। मैं अगर 18 लगाया तो 18 ही रहता फ्रिक्शन, समझ गए। अगर मैं 20 लगाया तो 20 ही रहता फ्रिक्शन, समझ में। मगर अगर मैं 25 लगा दिया तो 20 रहता फ्रिक्शन, क्योंकि उसका लिमिट आ गया और नेट फोर्स उस पर 5 न्यूटन लगता और 5 न्यूटन के अकॉर्डिंगली जो है ना बेंच एक्सेलरेट करता। समझ में आया? मैं यहाँ पे एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ। देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इफ एक्सटर्नल फोर्स F is less than or equal to F limiting, F limiting, then आप लोग बोलो, then F equals to F जो जनरेट हो रहा इक्वल टू F equals to F। समझ में आई ना बात? F equals to F, मतलब जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतना फ्रिक्शन आ जा रहा। 5 लगाए तो 5 आ जा रहा, 10 लगाए तो 10 आ जा रहा, 15 लगाए तो 15 आ जा रहा, 18 लगाए तो 18 आ जा रहा, एंड बोलो। नहीं भाई, पहला स्टेटमेंट है F इक्वल्स टू F एंड A इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात? देखो भाई, जितना भी फोर्स लगा रहे हैं उतना जनरेट हो जा रहा है और बैलेंस हो जा रहे हैं दोनों, और वो रेस्ट पे रह रहा और एक्सेलरेट नहीं कर रहा। रेस्ट पे रहना जरूरी नहीं है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा तो खैर कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जा सकता, छोड़ो, लेट अस टॉक अबाउट दैट लेटर। वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस है। यहाँ पे अगर फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन द फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। समझ गए? अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लोग बोलो, इफ, वेरी गुड, बोलो, एक्सटर्नल force F is greater than equal to F limiting, very good, then F equals to फॉर एग्जाम्पल 25 न्यूटन लगाया मैं, तो क्या 25 न्यूटन फ्रिक्शन आ सकता, नहीं आ सकता। समझ में? क्लियर? तो F equals F limit and A equals to A, मैं नीचे लिख रहा हूँ, and A equals to नेट फोर्स क्या रहता F माइनस F लिमिट बाय M, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गया F माइनस F लिमिट हो गया इक्वल टू MA हो जाता, तो एक्सेलरेशन आपको ये आ जाता। समझ में आई बात? मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ, देखो इक्वल रहा तो दोनों इक्वेशन वैलिड है, ऊपर वाला और नीचे वाला। समझ गए? मैं वो भी लिख देता हूँ, देखो, इफ F equals to, if F equals to F limit, sorry, if capital F equals to F limit, if capital F equals to
F limiting, then small f equals to F limit, and A is equal to 0. A is equal to 0. Actually ये दोनों का इंटरसेक्शन है, ठीक है. A equals to 0. ठीक है. Example, in the case examples in the case above. ठीक है. देखो, if external force is equal to 5 Newton, then frictional force is equal to 5 Newton and A equals to 0. If F equals to 15 Newton, then frictional force equals to 15 Newton and acceleration equals to 0. If F external equals to 20 Newton, then F equals to 20 Newton and acceleration equals to 0. If F equals to 25 Newton, then F equals to 20 Newton and acceleration equals to 5. नेट फोर्स 5 हो जाता. और मास कितना दिया मैं? 10 kg दिया. अच्छा, m दिया. m इक्वल्स टू 10 kg ले लो. m इक्वल्स टू 10 kg. तो क्या आ जाता? 0.5 हाफ में और 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आता. ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, if F equals to 30 Newton, then frictional force equal to 20 Newton and acceleration equals to 1 meter per second. समझ में आई ना बात? ये तीन केसेस क्या है? इसमें फोर्स लिमिट्स में है, ठीक है. और ये तीन केसेस क्या है जिसमें फोर्स लिमिट के ऊपर है, ठीक है. तो F within limits, within limiting friction, और ये वाला है F exceeding limiting friction. क्या बोले? कहाँ पे 20? हाँ, क्वेश्चन में दिया 20 न्यूटन उसकी लिमिट, ठीक है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया आपने कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, बट इट कैन एडजस्ट ओनली अप टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिट के बाहर जो है ना एडजस्ट करने का उसका बाउंड्री खत्म हो गया, ठीक है. तो 0 से लेकर लिमिट तक जो है ना फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर सकता. समझ गए? सो फ्रिक्शनल फोर्स इज ए self adjusting force. Frictional force is a self adjusting force and it can vary between 0 and limiting friction. क्लियर? तो उसका एडजस्ट होने का रेंज क्या है? कैसे लिखेंगे रेंज बोलो? F greater than or equal to 0 or greater than or equal to 0 और less than or equal to. समझ में आई बात? ठीक है. Okay. Next important thing is contact force.
What is contact force? Physical contact. It's the vector sum of normal reaction and frictional force. समझ में आया? देखो कांटेक्ट क्या बोले? फोर्स कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, नॉर्मल रिएक्शन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फ्रिक्शनल फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डेफिनेशन क्या है कांटेक्ट फोर्स का? इट इज द वेक्टर सम ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो F contact is equal to normal reaction plus frictional। और ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हमने, किस में लिखा? वेक्टर फॉर्म में। तो अभी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? मैग्नीट्यूड किसका? M block. किसका किसका? कॉन्टैक्ट फोर्स का, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, उससे पहले एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक है, सपोज ये छोड़ दो, इसका मास m है, ठीक है। इस पे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन और ये मेंशन करेंगे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कितना है इसमें? नॉर्मल रिएक्शन कितना है? n। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? F है। सपोज ये डायरेक्शन में कुछ फ्रिक्शनल फोर्स है इस केस में, ठीक है। ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा? Root of M square. ये होगा ना, डायग्राम में क्या होगा? ये होगा ना, क्लियर? तो क्या बोलेंगे इसको? बोलो। Result. नहीं नहीं, हाँ, कौन कंपोनेंट्स है? वेरी गुड। एक तरीके से ये लोग कंपोनेंट्स भी होते, ठीक है। F है और ये क्या है? N है और ये F कॉन्टैक्ट है। समझ गए? तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि F कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू N प्लस F। N प्लस F अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या आता? F contact is equal to root of M square plus F square. रूट ऑफ M square plus F square. N स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, राइट। ये जो है ना मैग्नीट्यूड का रिलेशनशिप है दोनों के। क्यों है ऐसे मैग्नीट्यूड का रिलेशनशिप? क्योंकि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर रहते हैं तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना पड़ता, ठीक है। समझ में आई बात? ओके। नो यहाँ पे मैं 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। कितना लगा रहा हूँ? 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ और 50 न्यूटन लगा रहा हूँ सपोज। एक काम करेंगे, 5 न्यूटन ही करेंगे। मैं ये कर लेता हूँ 1 kg। क्या करेंगे? ये 1 kg लेंगे, मास जो है ना 1 kg लेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? 5 न्यूटन। क्योंकि लिमिटिंग 20 है तो 5 न्यूटन 20 से कम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 5 न्यूटन है। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? बोलो, नॉर्मल रिएक्शन कितना है? mg। नॉर्मल रिएक्शन mg होगा। जी 10 लेंगे। जी क्या लेंगे? जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? तो कांटेक्ट फोर्स क्या आता? रूट ऑफ, अच्छा पहले लिख दो एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ऑफ
5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यूनिट्स क्या है? कैसा आता 25? हाँ, अच्छा 5 स्क्वायर का 25, 25 प्लस 100 125 आता, रूट ऑफ 125। तो एफ कॉन्टैक्ट का मैग्नीट्यूड क्या है? रूट ऑफ 125 न्यूटन। 125 को 5√5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ₹5√5 भी लिख सकते हैं, समझ में आया? कैसा लिख सकते हैं 5√5 बोलो? 25 इंटू 5 हो जाता, 25 बाहर आ जाता, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। रूट के बाहर जब आता 25 5 हो जाता, 5 अंदर रह जाता, तो 5√5। क्लियर? अच्छा, इन द अबव केस एक्सेलरेशन इज 0, डू यू एग्री? समझ में आया? ओके। सपोज मैं यहाँ पे 5 न्यूटन के इंस्टेड ऑफ 5 न्यूटन आई एम टेकिंग 25 न्यूटन, ठीक है। तो व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स? हाँ देखो 20, इतनी देर क्या करे, कोई डिस्कस करे ना। 20 न्यूटन, 25 भी लगा अगर फोर्स, तो आपको क्या आता ना फ्रिक्शनल फोर्स 20, क्योंकि 25 लिमिट के बाहर है, तो फ्रिक्शन जो अराइज हो सकता वो इक्वल टू लिमिट हो सकता है, वो क्या है 20 न्यूटन है, समझ गए? तो अभी कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता बोलो? अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एन तो सेम है ना, क्योंकि मास सेम है, मास तो बदला है नहीं, मास सेम है, तो क्या था बोलो? 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विच इज रूट ऑफ 500, समझ गए? तो एफ कॉन्टैक्ट क्या था? रूट ऑफ 500 आया, विच इज इक्वल टू 10√5 न्यूटन। समझ में आई बात? अच्छा, इन द अबव केस एक्सेलरेशन विल बी, इन द केस अबव acceleration will be equal to f minus f limit by m। तो f minus f limit नहीं, f ही ले लो, f ही ले लो भाई, f और f limit सेम है ना, तो क्या था 25 minus 20 by 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गए? तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, समझ में आ गया कॉन्टैक्ट फोर्स का मीनिंग? ठीक है, तो दो ही कॉन्टैक्ट फोर्स रहते, क्या क्या? एक फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, एंड दोनों जो है ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं एक दूसरे से। नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल टू द प्लेन रहता, और फ्रिक्शनल फोर्स पैरेलल टू द प्लेन रहता हमेशा, ऑलवेज फ्रिक्शनल फोर्स इज पैरेलल टू द प्लेन और अलोंग द प्लेन, अलोंग द सरफेस। समझ में आया? क्लियर? ओके। There is a parameter called coefficient of friction. There is a parameter called coefficient of friction. Now it turns out that the frictional force between any two surfaces, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, frictional force between any two surfaces is proportional to normal reaction.
ये सिंबल ग्रीक सिंबल है, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू, म्यू, MJU, म्यू। ठीक है, ऐसा लिखते हैं म्यू। देखो यू के बाजू ऐसा एक लाइन लगा देते हैं, उसको बोलते हैं म्यू। ठीक है, तो that Greek, it is a Greek letter and it represents coefficient of friction in physics or mechanics। ठीक है, जनरली आपके बुक्स में जो है ना म्यू यूज करते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन एनी टू सरफेसेस इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। समझ में ये बात? जितना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा उतना फ्रिक्शन ज्यादा। ठीक है, जितना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा उतना फ्रिक्शन ज्यादा। क्लियर? नाउ ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली कैसा लिखते हैं? F इज प्रोपोर्शनल टू N। समझ में आई बात? अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल के इक्वल साइन लगाना है तो क्या करना पड़ता? कांस्टेंट लगाना पड़ता है कि नहीं? तो अगर वो जो कांस्टेंट लगा दिया मैं यहाँ पे, इक्वल टू साइन लगा दिया एंड कांस्टेंट से मतलब कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा यहाँ पे, तो वो कांस्टेंट जो आता है उसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज दिस। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज ठीक है, समझ में आई बात? This proportionality constant is mu। ठीक है, ओके। नाउ उस एक्सप्रेशन को देखो, F इज इक्वल टू म्यू एन, उससे क्या डिफाइन कर सकते हैं? हाउ कैन यू डिफाइन? नहीं भाई, अब F इक्वल्स टू म्यू एन तो आ गया अपने को। Now using this relationship, how can you define mu? How can you define mu? तो mu इक्वल टू क्या होता? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। हाँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया? mu कैन बी डिफाइंड एज, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बोलो भाई, mu कैन बी डिफाइंड एज, बोलो भाई, द रेशियो ऑफ, रेशियो बोलो, डिवीजन मत बोलो, द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स to the normal reaction between the surfaces। समझ गए? म्यू डिपेंड्स ऑन, क्या बोले? देखो भाई क्या आया? F/N आया ना, दिस इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। नाउ म्यू डिपेंड्स ऑन, म्यू डिपेंड्स ऑन, हाँ भाई, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये बढ़ा तो वो बढ़ता, वो बढ़ा तो ये बढ़ता। ठीक है, वो छोड़ दो, वो तो रिजल्ट है। बट म्यू डिपेंड्स ऑन व्हाट? Normal reaction depends on mass. Normal reaction depends on mass and friction depends on normal reaction. वो छोड़ दो, I'm not talking about that. I'm talking about coefficient of friction. हाँ, coefficient of friction depends on, coefficient of friction depends on, सोच के बोलो भाई, सोच के बोलो। ऑनलाइन कोई है? Force applied? No. See, mu is a constant। देखो जो फ्रिक्शन है ना, F चेंज होता, सेल्फ एडजस्टिंग है। कहां से कहां तक चेंज होता? जीरो से लेके लिमिटिंग तक चेंज होता। फ्रिक्शनल फोर्स इज ए वैरिंग फोर्स, वो छोड़ दो। ठीक है, बट ये जो म्यू है, ये जो म्यू है, म्यू डिपेंड्स ऑन व्हाट? अच्छा, वन मोर थिंग, आई नीड टू मेक ए स्मॉल करेक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन एनी टू सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। एक्चुअली यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या लिखना है मैंने?
लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लिखना है मेरे को. क्या लिखना है यहाँ पे? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ ये. हाँ, ओके. क्या 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 लिखना है मेरे को यहाँ पे? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन एनी टू सरफेसेस इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, जो 20 न्यूटन था, वो किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन पे. अच्छा, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता? दोनों पे, लिमिटिंग पे एंड अप्लाइड पे. एंड अप्लाइड पे देखो, अप्लाइड अगर कम रहा लिमिटिंग से तो फ्रिक्शनल फोर्स विल डिपेंड ऑन अप्लाइड फोर्स. मगर अगर अप्लाइड फोर्स एक्सीड हो गया लिमिटिंग से, देन फ्रिक्शनल फोर्स विल डिपेंड ऑन limiting frictional force, which will in turn depend on normal reaction. ये जो मैक्सिमम लिमिट है ना फ्रिक्शनल फोर्स का, हाँ, वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है. ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन है तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रहता. नॉर्मल रिएक्शन कम रहा तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कम रहता. समझ में आया? क्लियर? समझ में आया ना? हाँ, नहीं आया? नहीं आया? देखो भाई, देखो, आपके पास 1 kg है ब्लॉक, 2 kg है, 5 kg है और 10 kg है. इधर नॉर्मल रिएक्शन आता 10 न्यूटन, इधर नॉर्मल रिएक्शन आता 20 न्यूटन, इधर नॉर्मल रिएक्शन आता 50 न्यूटन और इधर नॉर्मल रिएक्शन आता 100 न्यूटन. अच्छा, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि म्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सर्फेसेस. द नेचर ऑफ सर्फेसेस. व्हाट डू मीन बाय नेचर ऑफ सर्फेसेस? स्मूथ है, रफ है, हाँ, और दोनों के बीच में कितना, समझ गए, फ्रिक्शन है, उस पर डिपेंड करता. ठीक है. म्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सर्फेसेस. यहाँ पे लेट म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे लेट म्यू इज इक्वल टू 0.5 ले लो. म्यू कितना ले लिया? 0.5. तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आता? अच्छा, ये क्या आता? नॉर्मल रिएक्शन आता, राइट. ये क्या है? मास है. ये क्या है? मास है. ये सारे क्या है? करस्पॉन्डिंग नॉर्मल रिएक्शन है. ये सारे करस्पॉन्डिंग एफ लिमिट है. यहाँ पे क्या है? एफ लिमिट. एफ लिमिट क्या आता है यहाँ पे? बोलो. यहाँ पे 5 न्यूटन. यहाँ पे क्या आता? 10 न्यूटन. यहाँ पे क्या आता? 25 न्यूटन और यहाँ पे क्या आता? 50 न्यूटन. यहाँ तक क्लियर है? ये क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर. अगर अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन है, इफ अप्लाइड फोर्स इज 5 न्यूटन, ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या रहता? 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन. समझ में आई बात? यहाँ पे फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा? अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड कर रहा. समझ गए? क्लियर. अगर F इक्वल्स टू 30 न्यूटन है तो F इक्वल्स टू क्या आता है यहाँ पे? 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 25 न्यूटन, 30. कैसा आया? 50, 30. समझ में आई बात? ये वाला, ये अप्लाइड फोर्स लिमिट के बाहर है तो लिमिटिंग आ गया. ये अप्लाइड फोर्स इसके लिमिट के बाहर है, सॉरी, इसके लिमिट के बाहर है तो इधर लिमिटिंग आ गया. इसके भी लिमिट के बाहर है इसलिए लिमिटिंग आया. इसके तो लिमिट के अंदर है ना 30, तो ये 30 आता. समझ गए? तो ये लिमिटिंग, ये इंपॉर्टेंट है. देखो, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है. समझ में आई बात? ठीक है. इफ F इक्वल्स टू
100 न्यूटन, तो F इक्वल्स टू क्या रहता? 5, नहीं, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 25 न्यूटन एंड 15। समझ में आया? क्योंकि 100 सबके लिमिट के बाहर है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा? एफ लिमिट पे डिपेंड कर रहा, और एफ लिमिट किस पे डिपेंड कर रहा? म्यू पे। तो यहाँ पे आई कैन से दैट फ्रिक्शन इज डिपेंडिंग ऑन म्यू, फ्रिक्शन इज डिपेंडिंग ऑन म्यू। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रिक्शन इज डिपेंडिंग ऑन एफ, और यहाँ पे सेकंड केस में, इन तीनों केस में फ्रिक्शन इज डिपेंडिंग ऑन म्यू, और इस पे फ्रिक्शन इज डिपेंडिंग ऑन। तो frictional force will depend on normal reaction if the applied force exceeds limiting Newton. Frictional force will depend on, बोलो माँ, frictional force will depend on normal reaction if applied force exceeds limiting. Frictional force will depend on applied force if applied force is less than limiting. समझ में आई बात? बट एफ लिमिट तो हमेशा डिपेंड करता नॉर्मल रिएक्शन पे ना। देखो भाई, अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन में रहने दो, अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन में रहने दो, फ्रिक्शन बदलता, मगर क्या लिमिटिंग बदलता? नहीं बदलता। लिमिटिंग तो हमेशा म्यू पे डिपेंड करता। इसलिए मैंने मेरे स्टेटमेंट को चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है? क्या था स्टेटमेंट? फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन एनी टू सरफेसेस इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बोला था ना। दैट स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली इफ आप एक्सीड हो गया तो अप्लाइड फोर्स, मगर लिमिटिंग तो जो है ना हमेशा नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना, मैं यहाँ पे क्या लिखना? लिमिट। यहाँ पे भी क्या लिखना? लिमिट। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, अरे भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, frictional force to the normal reaction between the surfaces. हाँ, म्यू depends on nature of surfaces बोला ना, ठीक है? म्यू depends on nature of surfaces. समझ में आया? क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आप जमीन पे सॉक पहन के चलो, फ्लोर पे टाइल्स पे, फ्रिक्शन कम रहता, समझे? अगर सॉक उतार के चले तो फ्रिक्शन ज्यादा रहता। रीजन क्या है मालूम? नेचर ऑफ सरफेस बदल गया, और एक्चुअली आपके पैर डिजाइन है फ्रिक्शन ज्यादा रहने के लिए, समझ गए? आपके पैर जो है ना डिजाइन है, आपके पैर और हाथ में फ्रिक्शन ज्यादा रहता, समझ गए? अगर ग्लव्स पहने क्लॉथ के और ग्लास पकड़ने की कोशिश की तो ग्लास फिसल जाता हाथ से, मगर अगर बेयर हैंड से पकड़े ग्लास तो ग्रिप ज्यादा रहता। रीजन क्या है? आपके हाथ डिजाइन है ऐसे फ्रिक्शन ज्यादा करने के लिए। क्या रीजन है फ्रिक्शन का? रिडजेस, जो फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं ना, जो फिंगर्स का डिजाइन है, हाँ, रिडजेस का, वो डिजाइन है ग्रिप देने के लिए। समझ गए? क्लियर? ओके। म्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस। समझ गए? क्लियर? समझ में आई बात? ओके। Does F depend on mu? Always? देखो, does frictional force depend on mu always? Answer is no. Reason? F limit depends on mu, ठीक है? And F equals to F limit only when applied force is greater than or equal to F limit.
ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है बोलो? F depends on mu. F depends on mu When F is greater than only frictional force if greater than F. F is greater than if F is less than F limit. Sorry, if applied force is less than F limit, then F does not. F depends on F and is independent of, समझ गए ना बात? And is independent of जब अप्लाइड फोर्स लिमिट के अंदर रहता तो जो फ्रिक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू का कुछ लेना देना नहीं है म्यू के साथ. जब अप्लाइड फोर्स जो है ना लिमिटिंग के अंदर है और विद इन द रेंज ऑफ लिमिटिंग फोर्स है और लेस देन लिमिटिंग फोर्स है, तब जो है ना जो फ्रिक्शन अराइज हो रहा उसका म्यू से कुछ डिपेंडेंस है ही नहीं. समझ गए? क्लियर? क्योंकि जितना अप्लाइड फोर्स आ रहा उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर ले रहा. क्या एडजस्ट कर ले रहा? फ्रिक्शन अपने आप. क्या माँ लिमिट के अंदर है तो म्यू पे डिपेंड नहीं करता, पर जब लिमिट के बाहर आता तो F इक्वल टू F लिमिट हो जाता और F लिमिट डिपेंड करता म्यू पे, तो इनडायरेक्टली फ्रिक्शन भी डिपेंड करता म्यू पे. समझ में आया? नॉट ऑलवेज. और एक शॉर्टकट क्या है इसको देखने का सिचुएशन का, अगर ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा तो समझ जाओ कि लिमिट आ गया. ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा तो समझ जाओ कि लिमिट आ गया और फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विल डिपेंड ऑन म्यू. समझ गए? तो अगर ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा तो आप गारंटी दे सकते हैं कि एफ लिमिट क्रॉस हो गया, और ये भी गारंटी दे सकते हैं कि फ्रिक्शन इज डिपेंडिंग ऑन म्यू. फ्रिक्शन इज डिपेंडिंग ऑन म्यू और द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विल बी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ म्यू एंड ऑफ कोर्स नॉर्मल रिएक्शन. एंड ऑफ कोर्स नॉर्मल रिएक्शन. हाँ, correct. Rest are moving with constant velocity. Anyway, let us proceed now to inclined plane. गौर से देखो अभी inclined plane में क्या हो रहा. ठीक है? Now I have this inclined plane. ठीक है? इसके ऊपर एक ब्लॉक है. क्या क्या रखना? क्या रखना? क्या रखना? मैं बोलो बोलो जल्दी बोलो. बॉल रखे तो रोल होता, वो बहुत बाद में देखते. ठीक है, वो अभी समझ में नहीं आता आप लोग. जब रोटेशनल डायनामिक्स आता, जब स्फीयर रखे तो क्या होता, सिलेंडर रखे तो क्या होता, रिंग रखे तो क्या होता, रोलिंग कैसा होती, रोलिंग को कैसा डील करना, वो बाद में देखेंगे. वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है. पहले सिंपल चीजें देखेंगे. ये ब्लॉक रखिए यहाँ पे, म्यू इक्वल, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे एरो डालता, एरो डाल के बोलता म्यू, एरो डाल के लिख दिया म्यू. इसका मतलब क्या? हाँ, इसका मतलब क्या? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे? म्यू है. दैट मींस क्या? अगर म्यू दिख गया आपको तो समझ जाओ स्मूथ सरफेस नहीं है. आप ये भी समझ जाओ कि फ्रिक्शन है वहाँ पे. क्या है? फ्रिक्शन. समझ में आई बात? क्लियर? अब फिर से अपना पुराना वाला यूज करेंगे हम लोग. नीचे क्या फोर्स लगता है? इस पे वेट लगता, और वेट इक्वल्स टू mg. mg के दो कंपोनेंट्स ले लो फिर से. एक mg, हाँ ये हो गया mg cos थीटा और ये हो गया mg sin थीटा. ये क्या है? बराबर है. समझ गए? अच्छा, अब मेरे को ये बोलो नॉर्मल रिएक्शन क्या है यहाँ पे? तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स mg cos थीटा. डू यू एग्री? समझ में आई बात? What will depend on normal reaction?
What will depend on normal reaction? Frictional. F limiting. F limiting will depend on normal reaction. बहुत ही गौर से सुनो अम्मा, अगर एक एक छोटी चीज अगर समझ में नहीं है और याद नहीं रही, कुछ नहीं कर सकते लास्ट में. एवरी सिंगल वर्ड इज इंपॉर्टेंट, याद रखो. खाली सुनना समझना ही नहीं, सुन के समझ के शाम में जाके क्या हुआ रिवाइज करना और उसको परमानेंटली याद कर लेना. परमानेंटली मतलब कब तक याद रहना? मरने तक याद रहना. समझे? ठीक है, क्लियर? समझ में आई बात? डेथ बेड पे आके पूछा कोई, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, बोले तो बोल देना. समझ गए? हाँ, आधे होश में रहे आधे होश में नहीं भी रहे तो करेक्ट बोलना. ठीक है, क्लियर? क्लियर? इंपॉर्टेंट है अम्मा. क्या है, देखो कुछ भी करे तो हर हालत में जो है ना रेडी रहना. ठीक है, आंसर देने के लिए. यूएस नेवी में जो है ना रात में 3 बजे जो है बकेट पलंग पे पानी डाल देते, मुंह पे उठाते और हाथ में जो है ना बकेट्स ऐसा ऐसा पकड़ो बोलते, 2 हाथों को हॉरिजॉन्टल रख के, और क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलो, वो पोर्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलो, गल्फ ऑफ मेक्सिको के कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलो, और करेक्ट बोलते रहना. और क्या करता, मुंह पे टॉर्च मारते रहता उन्हें वो टाइम पे. ठीक है, और वो बकेट में पानी बढ़ाते रहता, बकेट नीचे भी नहीं करना. ठीक है, बकेट भी पकड़ना, आंख भी खुले रखना, आंसर भी करेक्ट करना. अगर करेक्ट नहीं करे तो दूसरे दिन पनिशमेंट रहता हूँ. इसलिए जाके दुनिया पे रूल कर रहे बोलो. समझ गए? तो वो है प्रिपरेशन लेवल, वो रहना जब जाके कुछ होता, नहीं तो कुछ वैल्यू नहीं रहती. खैर एनीवे, बोलो मैं नॉर्मल रिएक्शन क्या है, जल्दी बोलो. mg cos theta. n equals to mg cos theta. What depends on normal reaction? F limiting. F नहीं, F नहीं, F बोले तो wrong. F limiting. देखो F Limiting. limit depends on Normal reaction. n, and F limit equals to mu and mu by mg भाई 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 बोलो. mu mg cos theta. उससे पहले एक और बोलो, Mu and mu into n which is equal to mu mg cos theta. cos theta. समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब नेक्स्ट, हम लोग एफ लिमिट को बार बार एफ लिमिट लिखने के बदले क्या लिखेंगे? एफ स्टार लिखेंगे कुछ तो भी. ठीक है, जाने दो रहने दो. नहीं, कलर नहीं दे सकते ना एग्जाम में. ठीक है, एफ लिमिट रहने दो. कंफ्यूज होता, बहुत सारे एफ है ना, कंफ्यूज. रहने दो, एफ लिमिट रहने दो. हो गया? नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे गौर से देखो. इफ mg sin theta is the force that is trying to push the block along the surface, समझ गए? is less than f limit if mg sin theta, जो mg sin theta क्या है, वो ये फोर्स है जो सरफेस पे मूव कर रहा. इट इज लाइक एक्सटर्नल फोर्स ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस. इफ mg sin theta is less than f limit, then f equals to mg sin theta. देखो भाई, अगर mg sin theta, देखो mg sin theta क्या कर रहा है, इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा. अगर इसकी वैल्यू लिमिट से कम है तो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर सकता, इक्वल टू ये. समझ में आई बात? एंड नेट फोर्स along the surface become 0
and the block remains at rest. And the block, समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लेंगे, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे देखो, इफ mg sin theta is greater than or equal to f limit, F equals to then f equals to F limit. f limit, which equals to mu into n, which is equal to mu mg cos theta। समझ में आई बात? mu mg cos theta समझ में आया? नो देखो, अब तो लिमिट के बाहर चला गया mg sin थीटा, इसका मतलब mg sin थीटा को पूरा कैंसिल करने का आपके पास कैपेसिटी नहीं है, अनलेस और अदरवाइज जीरो इक्वल हुआ। अगर ग्रेटर हो गया तो यहाँ पे कुछ नेट अनबैलेंस्ड फोर्स रहता, क्या रहता? नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। तो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज हाउ मच? बैलेंस्ड फोर्स mg sin theta along the surface, along the surface is mg sin theta minus f net equals to, अब बोलो दूसरे कलम में बोलो, mg sin theta minus mg sin theta minus mu mg cos theta, mu mg cos theta। समझ में आया? बट f net क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ क्या बोलता? f net equals to ma, तो ma equals to mg sin theta minus mu mg cos theta। तो what is a equal to? g sin theta minus mu cos theta। अगर पूरा कैंसिल कर दिया और g कॉमन ले लिया तो क्या आता? g sin theta minus mu cos theta। mu cos theta। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर क्लियर। तो यहाँ पे कंक्लूजन देखो, यहाँ पे कंक्लूजन, इफ mg sin theta is less than or equal to mu mg cos theta, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आता मालूम? mg mg कैंसिल, sin थीटा बाई cos थीटा हो जाता tan थीटा। क्या हो जाता? tan थीटा। tan थीटा इज लेस देन म्यू, और ये नेक्स्ट स्टेप में क्या आता? इफ थीटा इज लेस देन, इफ थीटा इज लेस देन tan inverse और इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। देखो भाई एक चीज याद रखो, जब sin थीटा इज लेस देन समथिंग है तो थीटा विल बी लेस देन sin इनवर्स ऑफ दैट थिंग रहता। समझ गए? पर जब cos रहता ना तो ग्रेटर देन लेस देन हो जाता, लेस देन ग्रेटर देन हो जाता। समझ में आई बात? नहीं आई? नहीं आई मालूम? समझ गए? फॉर एग्जाम्पल sin थीटा इज लेस देन √3/2 है, sin थीटा इज लेस देन और इक्वल टू √3/2 है, तो थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 60 डिग्रीज होता। क्या होता? थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 60 डिग्रीज होता, क्योंकि 60 से छोटा रहा तो √3/2 से कम आती ना वैल्यू साइन की। अगर tan थीटा इज लेस देन √3 है, tan थीटा इज लेस देन और इक्वल टू √3 है, क्या है? sin थीटा इज लेस देन और इक्वल टू √3 है, तो थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 60 होता। दैट मींस tan थीटा इज लेस देन √3, देन थीटा इज लेस देन tan इनवर्स ऑफ √3। समझ में आई बात? इफ sin थीटा इज लेस देन √3/2, देन थीटा इज लेस देन sin इनवर्स ऑफ √3/2। डू यू एग्री? मगर cos का अलग है अम्मा। इफ cos थीटा इज लेस देन हाफ, इफ cos थीटा इज लेस देन हाफ, देन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 60 डिग्री। समझ में आई बात? अम्मा क्या डाउट क्या है भाई? सुनो, cos के वैल्यूज क्या है? cos 0 1 होता, cos 30 √3/2 होता, cos 45 1/√2 होता, cos 30 क्या होता? √3/2 होता, cos 0 क्या होता? 1 होता। देखो जैसा थीटा की वैल्यू बढ़ते जा रही है वैसा cos थीटा की वैल्यू कम होते जा रही है।
समझ में आई बात? और साइन थीटा और tan थीटा में क्या है, थीटा बढ़ रहा तो साइन भी बढ़ रहा, tan भी बढ़ रहा, यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना। तो इफ cos थीटा इज लेस देन √3/2 लिखा मैं, या इफ cos थीटा इज लेस देन हाफ लिखा, तो थीटा इज लेस देन नहीं होता cos इनवर्स ऑफ हाफ, थीटा शुड बी ग्रेटर देन cos इनवर्स ऑफ। हाँ ऐसा। वो देखो साइन और tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, cos डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब इनवर्स में चले जाते ना, ग्रेटर देन साइन लेस देन हो जाता, लेस देन साइन ग्रेटर देन हो जाता। एक्चुअली बहुत चीजें हैं हम सीखने के लिए, फंक्शंस में सीखते हो, अनफॉर्चुनेटली बाईपीसी वाले नहीं सीख सकते, ठीक है। एमपीसी वाले फंक्शंस में सीखते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिसिटी, समझ गए, मैक्सिमा मिनिमा कब आता, मैक्सिमा मिनिमा कब नहीं आता, ये सारे चीजें फंक्शंस में सीखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ्स का हार्ट जो बोलते हैं कैलकुलस का, वो चैप्टर है जिसका नाम है फंक्शंस। अगर फंक्शंस अच्छा आया तो उन जिंदगी भर मैथ्स अच्छा करता, अगर फंक्शंस अच्छा नहीं आया तो उसकी जिंदगी बेकार है, समझ गए। एमपीसी लेके गलती कर रहा हूँ जिंदगी में, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ पहले। तो फंक्शंस अच्छी तरह समझो, मैं नहीं पढ़ा सकता ना पूरा, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो कुछ चीजें बोलते रहता हूँ बीच में जो जरूरत पड़ती, मगर पूरा चैप्टर अगर पढ़ना है तो वो चैप्टर अच्छे से करो, प्रैक्टिस अच्छे से। खैर एनीवे छोड़ो, लाइट लो, ठीक है। यहाँ पे तो थीटा इज लेस देन tan इनवर्स ऑफ म्यू है ना, तो ये जो थीटा है, ओके खैर नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ बोलो, इफ ठीक है, देखो यहाँ पे ऊपर के केस में द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, राइट। रीजन क्या है अम्मा? बिकॉज जो मूव करने की कोशिश कर रहा फोर्स वो लिमिट के अंदर है, इसका मतलब फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेता, फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेता। अच्छा, ठहरो, हियर देन फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin theta, friction is equal to mg sin theta, and a is equal to 0, and a equals to भाई जब 20 न्यूटन लिमिटिंग फोर्स है, 5 न्यूटन लगाए तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आता? 5 आता ना, क्यों? जो अप्लाइड फोर्स है लिमिट के अंदर है, तो फ्रिक्शन भी जो अप्लाइड फोर्स है उसके इक्वल हो जाता। यहाँ पे जो मूव करने की कोशिश कर रहा क्या है, mg sin थीटा है, इट इज ट्राइंग टू ब्रिंग द ब्लॉक डाउन द प्लेन, क्या है, mg sin थीटा। अगर उसकी वैल्यू जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कितना है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन क्या होता, म्यू mg cos थीटा होता, ठीक है। तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो ये mg sin थीटा इज द फोर्स दैट इज ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक, mu mg cos theta is the limiting friction, and the force that is trying to move the block, if it is less than limiting friction, तो friction जो रहता वो equal to applied force हो जाता, equal to applied force हो जाता, इसलिए equal to mg sin theta, और a equal to 0 ले लिया, क्या ले लिया, a equal to 0, क्यों, फ्रिक्शन और mg sin theta दोनों बैलेंस हो जा रहे हैं, दोनों क्या हो जा रहे हैं, बैलेंस हो जा रहे हैं। द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। अब यहाँ पे if mg sin theta is greater than mu mg cos theta, or if tan theta is, बोलो, tan theta is greater than or equal to mu, और theta is tan inverse of mu, then बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो, F equals to mu mg cos theta। जब लिमिट के बाहर आ गया तो फ्रिक्शनल फोर्स लिमिट के इक्वल हो जाता। देखो भाई 20 न्यूटन लिमिट है, मैं लगा रहा हूँ 25, तो क्या आता फ्रिक्शन, 25 आता, 20 आता, तो वो क्या है, म्यू mg cos थीटा है, समझ गए, क्लियर। एंड a इज इक्वल टू, याद है ये, ठीक है, क्लियर। द ब्लॉक विल एक्सेलरेट डाउन, द ब्लॉक विल
हाँ, एक मिनट बोलो किधर। फर्स्ट केस में फ्रिक्शन डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एम जी साइन थीटा एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है वहां पे, उसके इक्वल हो गया था फ्रिक्शनल फोर्स। सेकंड केस में जब एक्सीड हो गया एक्सटर्नल फोर्स, जब एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करना छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि लिमिट आ गई। तो लिमिट किस पे डिपेंड करती? नॉर्मल रिएक्शन पे। नॉर्मल रिएक्शन क्या रहता? एम जी कॉस थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहता? म्यू एम जी कॉस। समझ में आई बात? आई ना? हाँ, देखो ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये जो एंगल है थीटा, ये जो एंगल है थीटा, ये जो एंगल अल्फा है ना, इसकी वैल्यू इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू रहती, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अल्फा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा कुछ भी हो सकता है माँ, ग्रेटर देन अल्फा हो सकता है, लेस देन अल्फा हो सकता है। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ म्यू, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज, आप लोग बोलो डेफिनेशन, जल्दी बोलो। Inverse function. अल्फा और एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज, नहीं वो तो मैथमेटिकल है, आप लोग दिमाग लगा के बोलो। व्हाट इज अल्फा डिफाइंड एज? द मिनिमम, बोलो। अच्छा, मिनिमम एंगल एट विच द ब्लॉक will accelerate down the, समझ गए? देखो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मैं आहिस्ता आहिस्ता एंगल बढ़ा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता एंगल इंक्रीज कर रहा हूँ, 0 से लेके मैं इंक्रीज करते जा रहा हूँ, ठीक है? तो 10 डिग्री करा, स्लाइड नहीं हुआ, 20 डिग्री करा, स्लाइड नहीं हुआ, 30 डिग्री करते ही स्लाइड होना स्टार्ट करा 30 डिग्री पे, तो वो 30 डिग्री होता एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर दोस सरफेसेस। समझ गए? अगर स्मूथ है सरफेसेस तो कम एंगल पे स्लाइड होना स्टार्ट कर दा, अगर बहुत ही रफ है तो 45 डिग्री पे स्लाइड होना स्टार्ट कर दा, और भी रफ रहे तो 60 डिग्री पे स्लाइड होना स्टार्ट कर दा, और भी रफ रहे तो 90 डिग्री। समझ गए? तो अल्फा और द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल एट विच द ब्लॉक विल एक्सेलरेट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। If theta is less than alpha or equal to alpha, the block remains at rest. Do you agree? सेम चीजें अलग अलग तरीके से बोल रहा हूँ। हाँ 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 हाँ,
हाँ, if theta is greater than alpha, The block accelerates down the inclined plane. अल्फा नहीं लिखे ना, समझ में आई बात? म्यू की वैल्यू क्या हो सकती? म्यू कैन वेरी बिटवीन 0 एंड infinity, 0 and infinity. समझ गए? हाँ, डिपेंड ऑन द सरफेस. स्मूथ रहा तो 0 रहता म्यू, समझ गए? रफ रहा तो क्या रहता? इन्फिनिटी रहता. समझ में आया? रह सकता इन्फिनिटी, रह सकता, रह सकता, नॉर्मल बहुत सारा ग्रिप रहा तो रह सकता. वेरी गुड. एग्जाम्पल बोलो अम्मा जहाँ पे इन्फिनिटी है, जल्दी बोलो. आई समझ गए? अगर म्यू की वैल्यू 1/√3 है, म्यू की वैल्यू क्या है? 1/√3, तो अल्फा क्या होता? कैसे आया? tan इनवर्स ऑफ 1/√3 इज 30. समझ में आया? इफ म्यू इक्वल्स टू 1 है, देन अल्फा इक्वल्स टू, इफ म्यू इज इक्वल टू √3 है, अल्फा इक्वल्स टू, इफ म्यू इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अल्फा इक्वल्स टू. इसका मतलब अगर म्यू इन्फिनिटी है तो चीज जो है ना वर्टिकल सरफेस पे भी टिक के रहना, वर्टिकल सरफेस पे भी टिक के. देखो भाई, जितना एंगल, जितने ज्यादा एंगल पे स्लाइड होना शुरू करते हैं ब्लॉक्स, उतना उसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा रहा तो इनडायरेक्टली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा. समझ गए? अगर कोई चीज जो है ना 90 पे भी स्लाइड नहीं हो रही, 90 डिग्री पे भी, मतलब वर्टिकल सरफेस पे भी स्लाइड नहीं हो रही, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? वो कितना है? इन्फिनिटी है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इन्फिनिटी. एग्जाम्पल बोलो अम्मा जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन्फिनिटी रहता. देखे कभी वर्टिकल दीवार पे कोई चीज रखे और टिके है? वेरी गुड. च्युइंगम चिपक जाता. और पूरे जो गेकोस रहते हैं ना, लिजर्ड्स वगैरह, उन लोगों के लेग्स के और दीवार के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या रहता? इन्फिनिटी रहता. इसलिए जो है ना दीवार पे चल सकते हो लोग. क्या फिसल जाते हैं दीवार पे? नहीं. समझ गए? हाँ, रीजन क्या है वहां पे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इन्फिनिटी है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इन्फिनिटी है. अब एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. एक्चुअल रीजन क्या है? वैन डर वाल फोर्सेस रहते उनके लेग्स के बीच में और वॉल्स के बीच में. वैन डर वाल फोर्सेस सुने कभी? हाँ, तो वैन डर वाल फोर्सेस रहते. ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई ये बात? म्यू इक्वल टू 0, इसका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? 0 है. 0 से जर्रा भी बढ़ा दिया तो स्लाइड हो जाता. फॉर एग्जाम्पल अगर आइस रख दिए एक ग्लास के सरफेस पे, तो उसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑलमोस्ट 0 रहता. हॉरिजॉन्टल से थोड़ा भी एंगल बड़ा कर दिया तो एक्सेलरेट होना स्टार्ट करता. 1/√3 है अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो कम एंगल पे स्लाइड होना शुरू कर देता क्योंकि फ्रिक्शन कम है. अगर और बढ़ा दिए फ्रिक्शन तो 45 डिग्री तक टिक के रहता. और बढ़ा दिए फ्रिक्शन का कोफिशिएंट तो 60 डिग्री तक. कौन सा अम्मा? इसकी टैन वैल्यू इधर आती, इसकी टैन वैल्यू इधर आती, इसकी टैन वैल्यू इधर आती. समझ गए? क्लियर?
समझ में आया? बोलो अम्मा, इधर देखो। एक अब बार बार लिखने की जरूरत है ना, म्यू लिखे तो समझ जाते ना। What do you mean by theta is less than alpha? बोलो, what do you mean by theta is less than alpha? जो एंगल है थीटा वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कम है, इसका मतलब ब्लॉक एक्सेलरेट होता है, इधर नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया बस? जल्दी करो, जल्दी जल्दी बोलो। कांटेक्ट फोर्स क्या होता? वेरी गुड, वेरी गुड। एफ कांटेक्ट रूट ऑफ square plus x square plus n square. बोलो क्या होता है कांटेक्ट, जल्दी बोलो। mg cos theta भाई 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 plus थोड़ा देख के देखो, ऊपर देखो क्या है। एन तो एन ही रहता। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। वेरी गुड, करेक्ट बोले, बोलो बोलो भाई। mg cos theta. नहीं भाई, म्यू नहीं, पहले एन बोलो। एन क्या है? बोलो भाई। एम जी Sin theta. कॉस थीटा बराबर। बोलो। Cos theta plus mu mg हाँ वो देख के बोलो, थोड़ा वो देख के बोलो। mu mg cos. क्या अम्मा क्लास में सो रहे सर? खाली साइन थीटा बोले तो बाकी का mu mg sin न्यू कहीं को आ रहा। mg sin theta sir. भाई क्लास में जो है ना, उठ के रहो, मतलब बॉडी नहीं, दिमाग को उठा के रखो। ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्या है पढ़ो। थीटा कम है, इससे लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो जो फ्रिक्शन आता लिमिट रीच नहीं करा अभी। जब लिमिट रीच नहीं करा तो म्यू आता ही नहीं। वेरी गुड। और क्या रहता? फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स रहता। अप्लाइड फोर्स क्या है? mg sin थीटा है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? सॉरी, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? mg sin थीटा होता। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो अम्मा, जल्दी बोलो क्या करना सिंप्लीफाई करने। mg कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या आता? 1 आता। तो आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? mg। यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स क्या है? mg। क्लियर? नेक्स्ट। अरे भाई बोलो भाई। अब क्या हो गया? थीटा एक्सीड हो गया ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन से, तो स्लाइड होना स्टार्ट करता। अब लिमिट के बाहर आ गया। कौन लिमिट के बाहर आ गया? mg sin थीटा जो है ना, फ्रिक्शन के लिमिट के बाहर आ गया। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, इट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन विल डिपेंड ऑन म्यू, और कितना रहता? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तो बाजू लिख के mg cos थीटा। अच्छा जो है वो बोलो ना, म्यू mg cos थीटा पहला होल स्क्वायर। तो क्या था आंसर? जल्दी बोलो, सिंप्लीफाई करे तो। cos square plus mu sin square क्या क्या कॉमन लेंगे? mg cos square वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो अम्मा, और बोलो। वेरी गुड। अच्छा, खाली म्यू बचता है। 1 plus mu square 1 plus mu square बोलो अम्मा, 1 प्लस म्यू। square देखो अम्मा, mu square mu square
थोड़ा फास्ट हो ना। हाँ आप बोल रहे भाई, पूरे बोलना ना क्लास में। हाँ म्यू स्क्वायर आता ना, स्क्वायर मैं करूँ, आप लोग करना ना। हाँ यहाँ पे a इक्वल टू क्या रहता अम्मा बोलो? 0। यहाँ पे क्या रहता है, भूल गए? जी साइन थीटा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बोलो। हर टाइम लिख रहे हैं माई न्यू कॉस थीटा, समझ में आया? क्लियर? कंक्लूजन क्या है मालूम? क्या है कंक्लूजन? यही है कंक्लूजन। क्या है? a इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा if theta is greater than alpha and a equal to 0 is theta is less than अल्फा। क्या है? tan इनवर्स म्यू है। क्या है? tan इनवर्स म्यू। समझ में आई बात? आई बात समझ में? क्लियर? क्या अम्मा? टाइम नहीं, अब से 3-3 घंटे का क्लासेस, समझे? लंच नहीं करे तो कुछ भी नहीं होता। सर लंच ब्रेक के बाद लेना 2:30 से लेट मूवी लेंगे, लंच भी ले लेंगे। कौन सा नया टॉपिक? पहले ये टॉपिक तो होने दो, लंच के बाद दूसरा पढ़ेंगे। लंच के साथ साथ पढ़ेंगे। 1.5 आवर हो गया क्लास का, ठीक है कल कंटिन्यू करें। स्टार्ट करें अम्मा, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। 50-50 कर रहे हैं रोज। हाँ फिर क्या भाई, स्टार्ट करें। मैं बोला करो बोल के दूसरे सब्जेक्ट कर दिए। क्या भाई करे? कर रहे ना, 50-50 कर रहे हैं। 50 करो भाई मिनिमम, बाद में पढ़ाएंगे। 200-300 बाद में करेंगे। सबसे पहले जो नीचे मटेरियल या एक्सरसाइजेस के, समझ गए? थियरी और एक्सरसाइजेस। हेलो, सबसे नीचे जो मटेरियल है थियरी और एक्सरसाइजेस का, उसके एक्सरसाइजेस करो सबसे पहले। अगर वो कंप्लीट कर दिए है तो मैं एक्स्ट्रा देता हूँ। मैं वहाँ पे डाल दिया समझो पूरा मटेरियल, साइट पे डाल दिया समझो क्लासरूम में, तो कौन सा भी नहीं करते, पहले जो है वो खत्म करो। इंडिविजुअली जो खत्म करा उसको देता हूँ मैं एक्स्ट्रा, पहले वो तो खत्म करो। वो तो सीख रहे तुम, समझ में नहीं आ रहा तो पूछो ना फिर, मैं किस लिए हूँ यहाँ पे। नहीं आया तो डाउट क्लियर करने सुना। देखो मेरा पढ़ाने का काम 20% का काम है, 80% काम डाउट्स क्लियर करना है मेरा। और तुम्हारा भी 80% जो सीखते डाउट्स क्लियर करवा के सीखते। क्लास सुने तो 20% सीखते। क्लास सुने तो कैसा स्टार्ट करना आता सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट सीखना बोले तो प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना बोले तो ट्राई करना, ट्राई करे नहीं आया तो डाउट्स मेरे पास लाके क्लियर कर लेना। अगर डाउट्स की लाइन नहीं लग के है क्लास में तो समझो क्लास का रिजल्ट नहीं आता। पहले स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, रिकॉर्डिंग ऑफ करो।